हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो दोस्तों, इंसान को कोशिश अंतिम समय तक करना चाहिए। कोशिश करना इंसान को आगे तक ले जाता है और कोशिश करना इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग व किसे कहा गया है? निम्नलिखित में से अयोग व किसे कहा गया है? दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन। विसर्ग को कहते हैं, घोष को कहते हैं या महाप्राण को कहते हैं। दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंतर्गत अयोग व किसे कहते हैं। तो अयोग व दोस्तों दो हमारे हिंदी में क्या है दोस्तों? अयोग व है। एक तो है दोस्तों विसर्ग, हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग एक होता है दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग व कहते हैं। हिंदी में ये दो क्या होते हैं? अयोग व होते हैं। और अयोग व हमेशा दोस्तों स्वरों के पीछे जुड़ते हैं, न कि व्यंजन के पीछे जुड़ते हैं। अयोग व हिंदी में दो है, अनुस्वार और विसर्ग, और ये दोनों ही हमेशा स्वरों के पीछे जुड़ते हैं, न कि व्यंजन के पीछे। अब देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने? 4 होते हैं, कस, त्र, यगे, श्र। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों घोष। घोष का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सघोष कह दो या फिर घोष कह दो। अब घोष वर्ण, दो घोष व्यंजन है हमारे, दो घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन वर्ण दोस्तों हमारे कौन कौन से? घोष व्यंजन हमारे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये व र ल है। ये क्या है दोस्तों? ये घोष व्यंजन है। घोष का ही दूसरा नाम क्या है? सघोष कह दो या फिर घोष कह दो। अब दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन है महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत दोस्तों वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण आता है। यानी क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, च वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कौन सा है? इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अनुस्वार एक बिंदी वाला, विसर्ग 2 बिंदी वाला को अयोग व कहा जाता है, क्योंकि ये न तो स्वर तथा न ही व्यंजन में गिने जाते हैं, परंतु इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के पीछे होता है, न कि व्यंजन के पीछे। जैसे दोस्तों मैंने लिखा दोस्तों राम है, दोस्तों राम है। अब दोस्तों राम है के पीछे मैंने क्या लगाया दोस्तों? 2 बिंदी लगाई, तो ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो हमारा विसर्ग। अब देखो दोस्तों, इस म के अंदर क्या मिल रखा है? म के अंदर है ए, तो ये हमेशा स्वरों के पीछे जुड़ते हैं। एक होता है दोस्तों अनुस्वार। इस दोस्तों मैंने लिखा रामम। क्या लिखा दोस्तों मैंने? रामम। क्या लिखा दोस्तों? रामम। रामम लिखा दोस्तों। अब रामम देखो दोस्तों, ये क्या है? मैं क्या है दोस्तों? मैं क्या है? हमारा अनुस्वार है। मैं क्या है? अनुस्वार। अब ये अनुस्वार देखो, इस म के आगे जो मैं है ना, इसमें क्या मिल रखा है? ए क्या है? ये स्वर। तो ये भी स्वर के पीछे क्या है? मैं हलंत है। ये मैं हलंत है ना, जो क्या है? एक बिंदी वाला अनुस्वार है, और 2 बिंदी वाला जो होता है ना, वो विसर्ग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे अयोग व हमेशा स्वरों के पीछे जुड़ते हैं, न कि व्यंजन के पीछे जुड़ते हैं। अब दोबारा देखना दोस्तों, एक बार दोस्तों मैंने लिखा रामम। क्या लिखा दोस्तों? मैंने लिखा दोस्तों रामम। रा, मैं और मैं, ये बिंदी मैंने यहाँ लगा दी। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका उच्चारण अपन कैसे करते हैं? रामम, रामम। अब देखो दोस्तों, ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण हम म की तरह कर रहे हैं, रामम। कैसे कर रहे हैं? रामम। एक और है दोस्तों, राम है। राम है दोस्तों। मैं के पीछे दोस्तों क्या है? 2 बिंदी। ये क्या कहलाता है? ये विसर्ग कहलाता है। इस विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, राम है। और ये ना अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण म की तरह होता है, रामम। अब देखो, इस विसर्ग के पहले क्या है? अ है। इस म के अंदर क्या मिल रखा है? ए। उसी प्रकार
इस म जो ये बिंदी है ना, बिंदी का उच्चारण अपन कर रहे हैं म की तरह, रामम। इस बिंदी के आगे इस म में क्या मिल रखा है, अ है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अयोग व का प्रयोग स्वरों के पीछे होता है, न कि व्यंजन के पीछे होता है। ठीक है दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। हाँ देखो दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है, अनुनासिक अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। अब देखो दोस्तों, गाँव, गाँव दोस्तों, गाँव में क्या दोस्तों, अनुनासिक स्वर है। दांत में भी दोस्तों अनुनासिक स्वर है। हंस में भी क्या है दोस्तों, अनुनासिक स्वर है, परंतु घंटा के अंतर्गत दोस्तों अनुनासिक स्वर नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते दोस्तों, अपन इसकी व्याख्या देखते दोस्तों, क्या है, घंटा शब्द में अनुनासिक नहीं है, घंटा शब्द में अनुनासिक नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट भर्ती 2012 के अंतर्गत आ चुका है दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। क्या दोस्तों, श है, ये है, र है, या फिर ज है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, हमारा राइट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा ये वाला। दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हमारा राइट आंसर इसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखो, नासिक के व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। नासिक के व्यंजन वर्ण वर्गों के जो 5वां अक्षर है, वर्गों का जो 5वां अक्षर है, क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर, त वर्ग का 5वां अक्षर और प वर्ग का 5वां अक्षर, ये सभी वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। यम गणनम दोस्तों, य म ग ण नम, ये 5 वर्ण हैं, नासिक के वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि नाक से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों हमारा ज है, ज का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, इच्चू यसानाम तालु, ज का उच्चारण स्थान तालु है। देखो दोस्तों, र का उच्चारण स्थान क्या है, र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मृद्धा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मुर्दा हो जाएगा। ईश्य का भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ईश्य का भी उच्चारण स्थान दोस्तों मुर्दा हो जाएगा। देखो, जिस व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं, परंतु वायु मुख से न निकलकर नाक से निकलती है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। यमगणनम दोस्तों, यमगणनम दोस्तों, ये 5 वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नाक के बिना संभव नहीं है। नाक के बिना हम इन 5 वर्णों को नहीं बोल सकते दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों। क्या ये तालव्य है, क्या ये मूर्धन्य है, क्या ये मूर्धन्य है, क्या ये तालव्य है, क्या ये दंतोष्ट है, क्या ये कंठोष्ट है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा, तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कंठोष्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कंठोष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है दोस्तों, कंठ और होष्ट है। अब देखो दोस्तों, इन वर्णों का उच्चारण स्थान 2-2 क्यों है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ओ किससे मिलकर बना है दोस्तों, ओ ए प्लस ऊ से मिलकर बनाए दोस्तों, ए प्लस ऊ से मिलकर क्या बनाए दोस्तों, ओ बनाए दोस्तों। क्या बनाए दोस्तों, ओ। अब देखो, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमारा कंठ होता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, होठ होता है। इस प्रकार दोस्तों ओ वर्ण को बोलने के लिए दो उच्चारण अवयव की आवश्यकता पड़ती है, होठ और कंठ। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ओ का जो उच्चारण स्थान दोस्तों वो कंठ और होष्ट होगा। अब देखो दोस्तों, इस तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इच्चू यसानाम तालु, यानी ई, चू वर्ग, ये और सलगम वाला श। मूर्धन्य,
मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? री टू, रसाणा, मुर्दा, री टू वर्ग यानी ट वर्ग के पांचों अक्षर, र और षटकोण वाला श। दंतोष्ट दोस्तों दांत और होष्ट से कौन से वर्ण होने? वकार से दंतोष्ट यानी व ना व दांत और होठ से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और होष्ट है, क्योंकि ओ दो स्वरों से मिलकर बना है। ए प्लस उ। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्या होता है? इसमें कंठ होता है। और दोस्तों उ का क्या होता है दोस्तों? होठ होता है। अब देखो दोस्तों ये क्या है? ये कषय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यानी ये कषय क्या ये कषय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्या ये मूल शब्द है? क्या ये घोष वर्ण है? क्या ये संयुक्त वर्ण है? क्या ये तालव्य वर्ण है? अब देखो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है दोस्तों। हमारे जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत दोस्तों 4 संयुक्त वर्ण होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, कष त्र यज्ञ श्र। अब देखो दोस्तों संयुक्त वर्ण है क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। इसमें क और षटकोण दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये कष किन 2 वर्णों से मिलकर बना है दोस्तों? एक तो दोस्तों मेरे पास है दोस्तों क, एक दोस्तों मेरे पास है प्लस है और इसमें क्या मिल रखा है दोस्तों? ए। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान है ए यानी स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है ए, तब उसका उच्चारण करना संभव होता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में 4 होते हैं, कष त्र यज्ञ श्र। अब दोस्तों देखो घोष वर्ण, घोष कह दो या सघोष कह दो, घोष या सघोष व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? सघोष कह दो या घोष वर्ण कह दो। अब तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? इच्चू ऐसा नाम, तालु ई, चू, ये और शलगम वाला श, ये 4 इस तालु से बोले जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब देखो दोस्तों ये कशेना क प्लस से मिलकर बना है दोस्तों, दो क्या है? झे। झे किसके योग से बना है? झे दोस्तों मैंने आपको भी बताया दोस्तों, झे झे दोस्तों 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना होता है। अपने से क्या बोलते हैं? घे। दोस्तों ये घे नहीं है, ये क्या है दोस्तों? जय है, झे। ये झ प्लस ये से मिलकर बना होता है दोस्तों, झ प्लस ये से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसमें मेरा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जय प्लस ये सी मिलकर क्या बना है? जय प्लस ये सी मिलकर हमारा जय बना है। अपने से क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं घे। दोस्तों ये गलत है, इसका सही उच्चारण क्या होगा दोस्तों? इसका सही उच्चारण होगा झी, क्योंकि दोस्तों जय प्लस ये सी मिलकर बना, यानी च वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण से मिलकर क्या बनता है? हमारा जय बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस झ के अपन टुकड़े करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? झ प्लस दोस्तों यह प्लस दोस्तों ए, इससे मिलकर क्या बनता है दोस्तों? हमारा जय बनता है दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सघोष का ही दूसरा नाम क्या है? घोष। क्या दोस्तों ख और ख है? क्या ये और र है? क्या त या द है? क्या फ और फ? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था सघोष का ही दूसरा नाम क्या है? घोष वर्ण है। सघोष या घोष व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, र, ल, व, है, सभी स्वर ये सघोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं। सघोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं। एक होता है दोस्तों अघोष। अघोष के अंतर्गत दोस्तों वर्ग का पहला, दूसरा, श, 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 ये 13 वर्ण हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष के अंतर्गत हमारे ये 30 और 1 यानी ये हमारे 31 वर्ण आते हैं दोस्तों। 31 वर्ण कौन कौन से हो गए दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। 11 तो हमारे स्वर हो गए, और दोस्तों वर्गों के 3 वर्ण, जैसे पहला वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये कितने हो गए? 15, 5 वर्गों के
5 इंटू 3 तो यानी 15, 15 और 11 दोस्तों, ये 15 और 11 और दोस्तों 4, 5 वो ये र ल व और है दोस्तों, ये हो गए। इस प्रकार दोस्तों हमारे कुल वर्ण होते हैं 31। 31 तो हमारे क्या है, सघोष वर्ण है। 13 हमारे क्या है दोस्तों, 13 हमारी अघोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये और र, ये और र। क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर दोस्तों, ये और र। अब देखो दोस्तों, सघोष वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, सघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा दोस्तों, 5 वर्गों के 5 इंटू 3 यानी 5 वर्ग होते हैं दोस्तों हमारे, कु चू टू तू पू। तो एक वर्ग में 3 अक्षर दोस्तों, 5 वर्ग में कितने हो गए, 5 वर्ग में दोस्तों हमारी हो गई 15। और दोस्तों ये र ल व है, ये कितने हो गए दोस्तों 5। और दोस्तों 11 कितने हो गए दोस्तों, 11 हमारे शोर होते हैं दोस्तों, प्लस 11, 11 हमारे शोर होते हैं, 11, 5 और 15 को जोड़ो दोस्तों कितने होते हैं, 31 हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारे 31 वर्ण दोस्तों सघोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं और 13 वर्ण हमारे अघोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं। चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं एक बार पीछे की तरफ। हाँ, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हमारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है। अब दोस्तों आप बताओ हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्या श होते हैं, क्या र ल होते हैं, क्या ट ड होते हैं, क्या व या श होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों र और ल। अब देखो दोस्तों, हिंदी जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ 4 व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये र ल और व, ये 4 क्या होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन है। क्या होती है 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। और दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, श है, ये क्या है दोस्तों, श श, ये क्या है दोस्तों, श और है, ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे ये ऊष्मीय वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, ये ऊष्मीय वर्ण हो जाएंगे, हमारे ऊष्मीय वर्ण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो दोस्तों, स्वर और व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य होने के कारण ये अंतस्थ कहा गया। अब देखो दोस्तों, इन्हें अंतस्थ क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों पहले तो हमारे क्या आते हैं, वर्गीय व्यंजन आते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन आते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर क से म तक के व्यंजन वर्ण आएंगे। उसके बाद में क्या आते हैं दोस्तों, अंतस्थ आते हैं दोस्तों। अंतस्थ के बाद में क्या आते हैं दोस्तों, ये ऊष्मीय वर्ण आते हैं, ऊष्मीय वर्ण आते हैं दोस्तों, ऊष्मीय वर्ण आते हैं दोस्तों हमारे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों ये कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं दोस्तों, यानी पहले स्पर्श व्यंजन आएंगे, उसके बाद में अंतस्थ आएंगे, अंतस्थ के बाद में श आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारे 25, यानी 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। कु वर्ग में 5 है, चू वर्ग में 5 है, टू वर्ग में 5 है, तू वर्ग में 5 है, पू वर्ग में 5 है। तो हमारे 25 व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या पहला होगा, क्या दूसरा होगा, क्या तीसरा होगा, क्या चौथा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श क्या पूछ रहा है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों श और है, ये क्या है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये क्या है, ये हमारे ये ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं दोस्तों, श है। ये 4 वर्ण हमारे ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। और ये र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक के जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। अब देखो दोस्तों, क से लेकर म तक के जो हमारे वर्ण होते हैं, क से लेकर म तक के, क से लेकर म तक के जो हमारे वर्ण होते हैं इनकी संख्या होती है 25, यानी क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5,
और प वर्ग के 5 और त वर्ग के 5। इस प्रकार ये 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो श है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या कंठ है, क्या तालु है, क्या दंते है, क्या होस्ट है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होठ। प और फ ना ये होठ से बोले जाते हैं। उपू इसमें आएगा दोस्तों, इसका सूत्र है उपू पद्मानान्याम होष्टु। उपू पद्मान्यानाम होष्टु। उपू इसमें हो जाएगा सूत्र दोस्तों याद करने का। अब देखो दोस्तों, यानी दोस्तों ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? होठ है। अब दोस्तों यहाँ देखो पहला ऑप्शन है हमारा कंठ, यानी अ बड़ा आ और कु वर्ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी ये वर्ण हमारे इस कंठ से बोले जाते हैं। इच्चू यशानाम तालु, ई चू वर्ग ये और सलगम वाला से ये तालु से बोले जाते हैं। दांत से क्या बोले जाते हैं दोस्तों? लट्टू लसानाम दंता ल और तय वर्ग हमारे दांत से बोले जाते हैं। ल तय वर्ग और सांप वाला स ये हमारे दांतों से बोले जाते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन कौन कौन से? जो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। श श श 3 तो ये, और 5 वर्गों के दोस्तों पहला और दूसरा वर्ण यानी क और ख, च छ, ट ठ, त थ, फ फ 10 वर्ण तो ये हो गए। और दोस्तों श श श ये हमारे अघोष व्यंजनों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये 13 वर्ण है ना, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अघोष व्यंजन है। 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो अघोष व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों यानी वर्गों का पहला और दूसरा, और दोस्तों श श इन दोस्तों वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण, यानी ये हो गया दोस्तों 10 और 3। इस प्रकार दोस्तों हमारे 13 वर्ण, इस प्रकार हमारे ये 13 वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो क्या कह रही है व्याख्या। अध्यात्व की अघोष वर्ण निम्न होते हैं। क ख च चैनी वर्गों के पहले और दूसरे श श ये हमारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीव्या तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जीव्या तालु से नहीं टकराती है? यानी क्वेश्चन वो ये पूछना चाहता है कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। अब देखो च मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इच्चू यशानाम तालु, यानी ई चू वर्ग और ये और सलगम वाला से इनका उच्चारण स्थान तालु है। परंतु आपको दिख रहा है तीसरा ऑप्शन घ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क वर्ग कहाँ से बोला जाता है? क वर्ग हमारे इस कंठ से बोला जाता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इच्चु ऐसा नाम तालु। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घ। क्या हो जाएगा दोस्तों? घ हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, देखो तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण निम्नलिखित है दोस्तों। मैंने क्या कहा था? इच्चू ऐसा नाम तालु, यानी ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और च वर्ग और ये और शलगम वाला श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है क्योंकि ये वर्ण हमारे तालु से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं? मैंने आपको बताया दोस्तों भी अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 होते हैं, ये र ल व, ये र ल व। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों। ये पूछ रहा है सॉरी नहीं है, तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का प, क्योंकि दोस्तों प तो हमारे होठ से बोले जाता है, प हमारे होठों से बोला जाता है। ये र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है।
अब देखो दोस्तों किस क्रमांक में मूल स्वर है। अब देखो दोस्तों हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और एक प्लुत स्वर होता है दोस्तों। मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। तो दोस्तों इसमें क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, क्या तीसरा होगा, क्या चौथा होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का दोस्तों ऊ। अब देखो दोस्तों हमारे मूल स्वर कौन कौन से मूल स्वर है हमारे दोस्तों। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है ना दोस्तों। कौन कौन सा, ए, ई, ऊ और री। क्या दोस्तों, ए, ई, ऊ और री हमारे हिंदी के स्वरों में दोस्तों 4 मूल स्वर होते हैं, ए, ई, ऊ, री। अब देखो दोस्तों इसमें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है ई, बड़ा ई। बड़ा ई है हमारा, ये दीर्घ स्वर है। 3 नंबर में दोस्तों औ। औ दोस्तों हमारा संयुक्त स्वर है, क्योंकि दोस्तों ये ए प्लस ओ से मिलकर बना है दोस्तों। ए प्लस ओ से मिलकर क्या बनाए दोस्तों, ये बनाया हमारा औ। औ बना है दोस्तों, हमारा औ बना है। और ए दोस्तों, ए किससे मिलकर बना है, ए भी दोस्तों हमारा संयुक्त स्वर है, क्योंकि दोस्तों ये भी ए प्लस ई से मिलकर बना है दोस्तों। ए प्लस ई से मिलकर क्या बना है हमारा, ए बना है दोस्तों। एक मात्रा वाला ए है और 2 मात्रा वाला ए किससे मिलकर बना है दोस्तों, ए प्लस ए से मिलकर क्या बना है दोस्तों, 2 मात्रा वाला ए बना है दोस्तों। 2 मात्रा वाला आई बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो दोस्तों ध्याते हुए कि ए, ई, ऊ, री मूल स्वर है हमारे। ये 4 मूल स्वर होते हैं हिंदी के अंतर्गत, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। स्वरों के अंतर्गत 4 मूल स्वर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन मैंने आपको बताया दोस्तों, यानी वर्गों के पहले दूसरे श, यानी वर्ग का पहला, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, श और श, ये 13 व्यंजन वर्ण हमारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। मैंने आपको भी बताया, य, र, ल, व। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ समझाने की ज़रूरत है तो मैं आपको दोस्तों वहाँ ज़रूर समझाऊंगा और आपको थोड़ा बहुत टाइम भी दूंगा। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन सरल है उन पर टाइम खर्च करना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ठीक है दोस्तों। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, ये, र, ल, व। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये और वह। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों किस क्रम में, यानी किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है, यानी वो सघोष भी होना चाहिए, वो महाप्राण भी होना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, क्या बताई थी बताओ, कि सघोष व्यंजन वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। सघोष के अंतर, सघोष के दो चाहे घोष के दो, सघोष दोस्तों क्या होता है, क्या दोस्तों ये अघोष वर्णों के अंतर्गत जाता है, ये अघोष के अंतर्गत जाता है। छ भी क्या है दोस्तों, छ भी क्या है दोस्तों, अघोष के अंतर्गत जाएगा। है दोस्तों, है दोस्तों सघोष के अंतर्गत आता है क्या, है दोस्तों सघोष के अंतर्गत आता है। और है दोस्तों महाप्राण के अंतर्गत भी आता है, यानी महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी वर्ग का दूसरा और चौथा और श है, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, है हो जाएगा दोस्तों, यानी है का है वर्ण है ना हमारा सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं और महाप्राण वर्णों के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ध्यातव्य है कि मैंने क्या कहा था, वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण श है, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, वर्ग के दूसरे, चौथे
वर्ण श है, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस क्रम में ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या ये दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा या फिर चौथा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों। उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, दो होते हैं दोस्तों, दो। वैसे दोस्तों बहुत होते हैं लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं दोस्तों, वैसे दोस्तों बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य रूप से हिंदी में दोस्तों दो होते हैं दोस्तों, ढ और ढ, ढ और ढ, ढ और ढ। ये दो क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे, ये उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन होते हैं दोस्तों। दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दोस्तों कैसे लेकर म तक होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोस्तों हमारे दूसरे होते हैं। पार्श्विक व्यंजन हमारा दोस्तों ल होता है, ल बोलने पर हमारी जीभ दोस्तों ऊपर है, जो हमारी ये मुर्दा है ना, इस मुर्दे के ये ऊपर मुर्दा है ना, मुर्दे के टच करती है और हवा है ना जीभ के दोनों ओर से बाहर निकले जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा क्या है। उत्क्षिप्त का अर्थ है दोस्तों फेंका हुआ, यानी ट ठ ड ढ ढ ड। उत्क्षिप्त व्यंजन है। वैसे दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं मुख्य रूप से, ढ और ढ। ठीक है दोस्तों, किस क्रम में दोस्तों विवृत स्वर, यानी विवृत स्वर का मतलब होता है यानी जिस स्वर्ण के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता हो, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं उन्हें। यानी विवृत का अर्थ क्या होता है, विवृत का अर्थ होता है सब खुला हुआ, हमारा मुख है ना जब पूरा खुलता है ना जिस स्वर के उच्चारण में, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, विवृत स्वर कहलाता है, विवृत स्वर है। अब देखो आ बोलो एक बार दोस्तों, आ में दोस्तों हमारा पूरा स्वर खुल जाता है दोस्तों। हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने, मुंह में हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर में क्या बोलता है, आ करो, आ के उच्चारण से क्या होता है दोस्तों, हमारे मुख का पूरा भाग खुल जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ। क्या हो जाएगा दोस्तों, आ। विवृत शब्द का मतलब होता है दोस्तों खुला हुआ, यानी जिस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता हो वो स्वर क्या कहलाएगा दोस्तों, विवृत स्वर कहलाएगा। जैसे बोलो आ में दोस्तों हमारा पूरा मुख खुलता है तो ये क्या हो जाएगा, विवृत स्वर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रियतन के आधार पर दोस्तों व्यंजन के कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रियतन के आधार पर दोस्तों व्यंजन के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अलप प्राण और महाप्राण। अब देखो दोस्तों अलप प्राण के अंतर्गत वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का, यानी बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रियतन के आधार पर व्यंजन के दोस्तों दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, अलप प्राण और महाप्राण। व्याख्या देखते हैं। स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन नाद के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से, सघोष और अघोष। कौन कौन से, सघोष और अघोष। सघोष में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, सघोष के अंतर्गत 31 वर्ण आते हैं, यानी 11 तो स्वर हो गए, ये र ल व है, 5 ये हो गए, और वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, ये कुल मिलाकर 31 वर्ण तो सघोष कहलाते हैं और 13 वर्ण अघोष कहलाते हैं। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों, यानी ऐसा वर्ण बताओ जिसका उच्चारण स्थान मुर्दा से होता है। मुर्दा से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तो च का होता है, ख का होता है, प का होता है, ट का होता है। तो दोस्तों ऋतु रसाणाम मुर्धा, मैंने आपको बताया था ऋतु रसाणाम मुर्धा, तो ट का उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा से होता है।
यानी ट कहाँ से बोलता है, ट हमारी मुर्दा से बोलता है। मुर्दा क्या होती है, हमारे दांतों के अंदर जो ये खुदरा भाग है ना, दांतों के ऊपर जीभ लगा के आप देख सकते हो दोस्तों। अब देखो प का क्या है, प का दोस्तों होठ है, ख का क्या है दोस्तों कंठ है, च का क्या है दोस्तों इच्छु ऐसा नाम तालू। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो किस क्रम में तालव्य व्यंजन है दोस्तों। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों हमारे, मैंने आपको बताया दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन कौन से दोस्तों, इच्छु यशानाम तालु, इच्छु यशानाम तालु यानी ई, बड़ाई, चूवरग, ये और शलगम, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारे तालु से होता है, इच्छु यशानाम तालु। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों अब देखो दोस्तों 1 नंबर का है ऊपर का ट, इसका हो जाएगा दोस्तों ऋतु रसाणा मुर्दा। 2 नंबर का हो जाएगा दोस्तों कंठे वर्ण दोस्तों क ख, और त थ, लट्टू लसानाम दंता यानी त का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, द का क्या है, दांत है। देखो किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है, किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। अब देखो दोस्तों अघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी वर्ग का पहला, दूसरा और श यानी तीनों श और वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोस्तों ये किसके अंतर्गत जाता है, ये दोस्तों सघोष वर्णों के अंतर्गत जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों। चलो देखो क्या कह रहा है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण कह दो चाहे सघोष वर्ण कह दो, यानी सघोष वर्ण नहीं है या फिर घोष वर्ण नहीं है, बात है कि सघोष को चाहे घोष को, बात एक ही है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ट। ट क्या है दोस्तों हमारा घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि दोस्तों घोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें और ये व र ल है और सभी से, और ये सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्णों के अंतर्गत वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों से ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों ओम का स्वर, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है दोस्तों, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है या प्लुत स्वर है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लुत स्वर। अब दोस्तों अपन स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी जब अपन किसी स्वर का उच्चारण एक बार करते हैं तो वो होता है ह्रस्व स्वर, जैसे ए। किसी स्वर का उच्चारण अगर 2 बार करते हैं जैसे आ, तो ये क्या है दोस्तों दीर्घ स्वर है। जैसे ई यानी बड़ी ई, तो ये क्या है दीर्घ स्वर है। लेकिन किसी स्वर का उच्चारण अपन 3 बार करते हैं, जैसे ई, जैसे ओ, यानी अपन एक स्वर का उच्चारण 3 बार कर रहे हैं, तो दोस्तों ये प्लुत स्वर के अंतर्गत गिना जाएगा। जैसे दोस्तों ये तो क्या है दोस्तों ए, ये तो क्या है दोस्तों ह्रस्व स्वर, ये क्या है दोस्तों बड़ा आ, ये क्या है दोस्तों दीर्घ स्वर। लेकिन दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आ को दोस्तों तो मैं 3 बार बोलूँगा ना आ, यानी आ का उच्चारण मैं 3 बार करूँगा ना, तो ये इसमें आएगा प्लुत स्वर के अंतर्गत गिना जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों चलो आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगुना तथा ह्रस्व से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ई, यानी एक स्वर का मैं 3 बार उच्चारण कर रहा हूँ दोस्तों, यानी 3 बार, यानी एक स्वर को मैं 3 बार बोल रहा हूँ लगातार, ई, ऊ, ये क्या है दोस्तों, ये प्लुत स्वर कहलाएंगे दोस्तों। एक बार करूँगा ह्रस्व स्वर, 2 बार करूँगा उसका उच्चारण तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, 3 बार उसका उच्चारण करूँगा मैं लगातार, उसको लंबा बोलूँगा दोस्तों, तो वो प्लुत स्वर कहलाएगा। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहेंगे संवृत स्वर कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे या पश्च स्वर कहेंगे या अग्र स्वर कहेंगे।
तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवृत स्वर। अब देखो दोस्तों संवृत का मतलब क्या होता है, संवृत का अर्थ है यानी कम खुला हुआ। संवृत शब्द का मतलब क्या होता है, संवृत शब्द का मतलब होता है दोस्तों कम खुला हुआ मुंह, कम में खुला हुआ। संवृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कम खुला हुआ। और विवृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पूरा खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पूरा खुला हुआ। संवृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कम खुला हुआ। अब विवृत स्वर के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, आ। अपन अस्वर उच्चारण अस्वर बोलते हैं दोस्तों, तो अस्वर बोलने पर हमारे मुख का पूरा भाग खुल जाता है। परंतु दोस्तों अपन जैसे बोलते हैं बड़ा ऊ, बड़ी ई, इनके उच्चारण में हमारा मुख बहुत कम खुलता है दोस्तों। बोल के देख लो, ई ऊ, इनके उच्चारण में हमारा मुख दोस्तों थोड़ा कम खुलता है आ की बजाय। आ में हमारा मुख पूरा खुलता है, परंतु बड़ी ई और बड़े ऊ में हमारा मुख कम खुलता है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये समृद्ध स्वर कहलाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपनी जीव्या को मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ दोस्तों, अग्रभाग, मध्य भाग और ये पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, यानी हमारी स्वरों दोस्तों जो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है ना दोस्तों वो भी काम करती है। हमारी जीभ के 3 हिस्से काम करते हैं, यानी कुछ स्वरों के उच्चारण में तो हमारी जीभ का जो ये अगला भाग होता है, अगला भाग काम करता है। कुछ स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का ये पीछे वाला भाग काम करता है। कुछ स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का मध्य वाला भाग काम करता है। जैसे मैं बोलता हूँ अ में दोस्तों मेरी जीभ का जो ये मध्य वाला भाग है ना वो काम करता है, यानी मेरी जीभ ना तो आगे जा रही ना पीछे जा रही। परंतु मैं बोलता हूँ दोस्तों ऊ में दोस्तों मेरी जीभ का पीछे वाला भाग काम कर रहा है, मेरी जीभ पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ दोस्तों। क्या दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन होगा सही, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, क्योंकि दोस्तों ये 2 स्वर ऐसे हैं दोस्तों। 2 स्वरों का विकास कैसे कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमारे पास है ये ए, कि ए क्या है दोस्तों, 2 मात्रा वाला ए है दोस्तों, परंतु में दिखाई क्या दे रही है, एक मात्रा वाला ये दोस्तों ये होता है। और ये है ना ये ए दोस्तों, एक होता है ए, एक होता है हमारे पास आई। ये ए है ना ये तो एक मात्रा वाला है, और ये ना आई ये 2 मात्रा वाला है। अब देखो दोस्तों इस आई का निर्माण कैसे हुआ है, ए प्लस ए को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों हमारा, ये बनता है आई। और ये औ कैसे बनता है दोस्तों, ए प्लस ओ को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, ए प्लस ओ को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, औ बनता है औ। ठीक है दोस्तों, आगे चलो दोस्तों, अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना। हाँ, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है दोस्तों। मैंने आपको बहुत बार बताया कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ज़्यादा समय इन पर मैं खर्च नहीं करूँगा। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तालव्य व्यंजन को याद करने का सूत्र होता है इच्छु यशानाम तालु। व कहाँ से बोला जाता है, वकार से दंतोष्टम, व दांत और होष्ट से बोला जाता है। प भी दोस्तों होष्ट से बोला जाएगा। ज भी दोस्तों इच्छु नाम चालू, यानी च वर्ग हमारे तालू से बोला जाता है, त वर्ग हमारे दांतों से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज। ठीक है, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, अभी बताया दोस्तों मैंने आपको, क्या मुर्दा है, क्या कंठ है, क्या तालु है, क्या होठ है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ना, राइट उत्तर दो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों कंठ, यानी ए बड़ा आ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आ हो, कु वर्ग है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होता है। ऋतु रसाणाम मुर्दा, इच्छु यशानाम तालु, उपु पद्मान्यानाम होष्टो दोस्तों, यानी ऊ और प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारे होष्ट से होता है। चलो दोस्तों अगला, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान पर
उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों कितने भागों में बांटा गया। अब दोस्तों आपको ध्यान है, पहले आप ये बताओ मुझे, क्या इन्हें 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, 2 भागों में या 5 भागों में। तो दोस्तों पहले ये बताओ कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 25, यानी 5 वर्ग है। एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 वर्गों में 5 इंटू 5 पचम 25। तो यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। च वर्ग का क्या है, इच्छु नाम तालु है। ट वर्ग का क्या है, ऋतु नाम मुर्दा है। त वर्ग का क्या है दोस्तों, इसमें हो जाएंगे दांत। और प वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, होस्ट। इस प्रकार दोस्तों स्पर्श व्यंजनों को 5 प्रकार के उच्चारण स्थान में बांट सकते हैं। इन 25 व्यंजनों का उच्चारण करते समय ये 25 व्यंजन ना, इनका उच्चारण स्थान होते हैं 5। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, यानी इनमें से ऐसा वर्ण बताओ जो दांतों की सहायता से बोला जाता है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, लड़तू लसानाम दंतु, यानी ल और त वर्ग कहाँ से बोला जाता है, दांतों से बोला जाता है। प वर्ग हमारे होठों से बोला जाता है। च वर्ग हमारे तालू से बोला जाता है। क वर्ग हमारे कंठ से बोला जाता है। यानी 5 वर्गों का उच्चारण स्थान 5 स्थानों से होता है, यानी कंठ, तालु और एक मुर्दा। ठीक है दोस्तों, मुर्दा और दोस्तों एक दांत और एक होठ। ये 5 उच्चारण स्थानों को बोलने के लिए 5 यानी 25 वर्णों को बोलने के लिए 5 उच्चारण स्थानों की ज़रूरत होती है। यानी स्पर्श व्यंजनों को बोलने के लिए 5 उच्चारण स्थानों की ज़रूरत होती है। यानी 25 वर्णों को बोलने के लिए 5 उच्चारण स्थानों की ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है दोस्तों, मैंने आपसे भी कहा था कि अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती है। अनुनासिक ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण स्थान नाक से होता है दोस्तों, जिनके नाक की सहायता से जिन्हें बोला जाता है। यम गणनम दोस्तों, संस्कृत में तो दोस्तों होता है यम गणनम, परंतु दोस्तों यहाँ क्या होगा दोस्तों, क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर और दोस्तों त वर्ग का 5वां अक्षर और प वर्ग का 5वां अक्षर होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यानी वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं, यानी क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर, त वर्ग का 5वां अक्षर, प वर्ग का 5वां अक्षर, इन 5 वर्णों को नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन 5 वर्णों को अपन क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो जिन्हें मुख और नाक की सहायता से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 5। अब देखो दोस्तों, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्या श नहीं है, श नहीं है, ये नहीं है, क्या श नहीं। मैंने आपको बताया दोस्तों ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों कितनी, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। श श श है। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अपन। अब देखो दोस्तों व्याख्या में देखो, श श श है, ये ऊष्म व्यंजन है। इन्हें बोलते समय हमारे मुख से क्या होता है दोस्तों, हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। हमारे मुख में क्या होता है, एक दोस्तों मतलब गर्म हुआ निकलती है। क्या होता है दोस्तों, अंदर क्या होता है, अंदर होता है एक तरीके का एक घर्षण होता है दोस्तों, नहीं हमारे मुख के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का एक घर्षण होता है। घर्षण होता है, यानी बोलते समय गर्म हुआ बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। यानी ऐसे स्वर बताओ जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं, यानी वे स्वर कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए ऐ, ए ओ, ए उ, ओ उ। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और ऐ। अब देखो दोस्तों इनके उच्चारण स्थान 2 क्यों है।
मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमारा ए है ना दोस्तों, ये किससे मिलकर बना है दोस्तों? ए प्लस ई से मिलकर बना है दोस्तों। ए प्लस ई से मिलकर बना है। अब बताओ दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ई का उच्चारण क्या, इस ई का क्या है दोस्तों? इस ई का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ये तालु है। तो दोस्तों इसमें कंठ और तालु साथ साथ आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वर्ण ना कंठ और तालु से मिलकर बोला जाता है। एक और हमारे पास आई दोस्तों। ये आई दोस्तों ए प्लस ए से मिलकर बना होता है दोस्तों। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है हमारे पास? ये कंठ। और इसके अंदर क्या मिल रखा है दोस्तों? ई। इस एक के अंदर क्या मिल रखा है? ई। इस प्रकार दोस्तों इनका उच्चारण स्थान दो होगा, कंठ और तालु है। यानी ए और आई स्वर है ना, ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। अब देखो दोस्तों, जय और ध का उच्चारण स्थान है, यानी जय और ध वर्ण हमारे मुख के किस भाग से बोले जाते हैं? अब देखो दोस्तों, जय का सूत्र क्या होगा दोस्तों? इच्छु यशानाम तालु। यानी जय का आता है च वर्ग में आता है, तो जय का तो क्या हो जाएगा हमारे? तालु हो जाएगा, इच्छु यशानाम तालु। और ध दोस्तों त वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? द धनुष वाला क्या आता है? धा आता है। इसमें क्या त वर्ग कहाँ से बोला जाता है? त वर्ग हमारे दांतों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वाला क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रम में अलप प्राण ध्वनि है? किस क्रम में अलप प्राण ध्वनि है? अब दोस्तों देखो, हमें कुछ वर्णों को बोलने में ज़्यादा प्राण वायु, ज़्यादा श्वास वायु की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वर्णों को बोलने के लिए हमें कम प्राण वायु यानी कम श्वास वायु की आवश्यकता पड़ती है। अब अलप प्राण वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इन वर्णों को बोलने में कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है, परंतु दोस्तों वर्गों की दूसरे और चौथे वर्णों को बोलने में हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, बताओ दोस्तों क्या होगा इसमें हमारा? इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क और ल। क और ल को बोलने में हमें कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है। यहाँ दोस्तों प्राण से अर्थ है वायु, श्वास वायु। देखो दोस्तों, फ और द ये क्या है? वर्ग का क्या है ये क्या है? ये महाप्राण के अंतर्गत जाएंगे। ठ और भ ये महाप्राण के अंतर्गत जाएंगे। ख और ड ये महाप्राण के अंतर्गत जाएंगे। यानी अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा आता है। महाप्राण के अंतर्गत वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है ना। अगला वाला देखो दोस्तों, इसमें क्या आएगा? इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? अच्छा दोस्तों आगे है, आगे देखते हैं दोस्तों। उधर ए कंठे ध्वनि के दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है दोस्तों, स्वर अघोष ध्वनियाँ नहीं होती दोस्तों। अघोष के अंतर्गत तो केवल 13 वर्ण आते हैं, जो भी वर्ग का पहला, दूसरा, श। स्वर तो क्या होती है? स्वर कौन सी ध्वनि है? स्वर तो हमारे सघोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? होठ होता है दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, होठ से बोला जाता है दोस्तों। क स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत दोस्तों क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं, यानी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें स्वर क्या होता है? स्वर तो सघोष होते हैं। देखो दोस्तों अगला है, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ क्या है? दंते हैं। तो दांत से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से दोस्तों? दांत से बोले जाने वाले वर्णों का सूत्र क्या है दोस्तों? लड़तू लसानाम दंता। लड़तू लसानाम दंता यानी लिरी और तवर्ग दांतों से बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लट्टू लसानाम दंता। क्या दोस्तों? लट्टू लसानाम दंता। तो दोस्तों मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा 4 नंबर का, यानी ल यानी सो ली तवर्ग और सर्प वाला से, इनका उच्चारण स्थान दांतों से होता है। ठीक है दोस्तों। अगले वाला देखो दोस्तों एक बार, दंते ध्वनि दोस्तों त वर्ग पूरा, ल और श सर्प वाला श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांतों से होता है। तो दांतों की सहायता से होता है दोस्तों।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो दोस्तों, ए क्या कह रहा है? ए कंठे ध्वनि। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में आ चुका है। ए कंठे ध्वनि। ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? हमारा कंठ है। आ दोस्तों क्या है? दीर्घ स्वर है। बिल्कुल दोस्तों, आ दीर्घ स्वर है, यानी बड़ा आ कौन सा स्वर है? ये दीर्घ स्वर है। बड़ी ई, ये भी दीर्घ स्वर है। बड़ा ऊ, ये भी दीर्घ स्वर है। दोस्तों मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ, री, ये चार क्या होते हैं? ये चार हमारे मूल स्वर होते हैं। अब देखो दोस्तों, बड़ी ई संयुक्त स्वर, यानी ई संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों देखो, ई संयुक्त स्वर नहीं है, ई तो दीर्घ स्वर है। दोस्तों दो समान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है वो होता है दीर्घ स्वर। दो भिन्न स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है वो होता है हमारा संयुक्त स्वर। अब देखो दोस्तों, हमारा दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? जैसे दोस्तों हमारे पास है दोस्तों ए, एक है हमारा दोस्तों बड़ा आ। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? बड़ा आई बनेगा दोस्तों चाहे पहले बड़ा आ हो, चाहे बाद में छोटा ए हो, फिर भी क्या बनेगा दोस्तों? आई बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि दो समान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। परंतु जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर बनता है, जैसे दोस्तों मेरे पास एक तो ए है, एक है ई, ये दो भिन्न स्वर है। इनसे मिलकर जो स्वर बनेगा वो मेरा संयुक्त स्वर होगा दोस्तों। अब ए क्या है दोस्तों? ए एक संयुक्त स्वर है, यानी दो समान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है ना, वो इसमें क्या कहलाएगा? इसमें वो कहलाएगा दीर्घ स्वर। दो असमान स्वरों से मिलकर जो स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दो निम्न अंकित में महाप्राण वर्ण है। दोस्तों महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत दोस्तों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या आएंगे? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरा क्या आ गया? श। हाँ, अब देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था? महाप्राण यानी वर्गों के दूसरे और चौथे और श ये महाप्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और ये र ल व ये इसमें जाएंगे, ये अल्प प्राण में जाएंगे। महाप्राण में क्या कह जाएंगे? महाप्राण में दोस्तों वर्गों का दूसरा, चौथा, श यानी तीनों श और वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श। चलो दोस्तों, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? यानी तीन वर्णों का उच्चारण स्थान सेम है और एक वर्ण का उच्चारण स्थान भिन्न है दोस्तों। इच्छु यशानाम तालु, इच्छु यशानाम तालु, लट्टू लशानाम दंता। यानी दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा श, क्योंकि इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श हो जाएगा। इस श का उच्चारण स्थान क्या है? इस श का उच्चारण दोस्तों स्थान तालु है। और इन तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? जैसे दांत है दोस्तों, और इसका क्या हो जाएगा? इससे सलगम वाला श का उच्चारण स्थान तालु होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? दोस्तों विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है दोस्तों? अब देखो, विसर्ग का प्रयोग दोस्तों हिंदी के शब्दों में भी होता है। अब यहाँ तद्भव का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जो हिंदी के हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपने तद्भव शब्द कहते हैं। अब दोस्तों एक होता है अपने ये तत्सम। इस तत्सम का अर्थ होता है तो संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे राम है, जैसे मैंने लिखा दोस्तों राम है, ये राम है क्या है दोस्तों? राम है के पीछे क्या लगा दिया मैंने? विसर्ग। तो ये संस्कृत का शब्द है दोस्तों। एक होता है दोस्तों मेरे पास ये तद्भव। ये तद्भव क्या होता है दोस्तों? हिंदी के शब्दों को तो अपन क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को अपन क्या कहेंगे? इसको अपन ये कहेंगे तत्सम। संकर शब्द दोस्तों, संकर शब्दों में क्या होता है दोस्तों? विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यानी संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत के शब्दों में और हिंदी के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक तो है मेरे पास तद्भव। इस तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द,
और एक है मेरे पास ये तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, क्या मुर्दा होता है, कंठ होता है, तालु होता है या दांत होता है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, अकु है विसर्जनीय नाम। कंठ यानी कवर का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। रीटू रसाणाम मुर्दा लट्टू लसानाम दंता इच्छु ईशानाम तालु। तो दोस्तों मेरा निम्न अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी, नहीं कंठ से बोली जाने वाली वर्ण कौन कौन से दोस्तों, अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, कुवर्ग, विसर्ग और है। इनका उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क और ख, ये कंठी ध्वनियाँ हैं, ये और र। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, च और ज के इच्छु ईशानाम तालु, तालु से बोले जाते हैं। ट और रण क्या, रीटू रसाणाम मुर्दा, ये मुर्दा से बोले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, रीटू रसाणाम मुर्दा, यानी री यानी वो ऋषि वाला री और एक ट वर्ग और षटकोण वाला से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा है। चलो, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण क्या कहलाते हैं, अयोग व वर्ण कहलाते हैं। ना तो इन्हें दोस्तों स्वरों के अंतर्गत गिना जाता, ना इन्हें व्यंजनों के अंतर्गत गिना जाता। दो अयोग व वर्ण कहलाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यानी एक बिंदी वाला और दो बिंदी वाला। ये दो वर्ण क्या कहलाते हैं, अयोग व वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के पीछे किया जाता है, ना कि व्यंजनों के पीछे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन क्या दोस्तों, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला वाला क्या देखते दोस्तों, क्या इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य यानी रीटू रसाणाम मुर्दा, यानी मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण हमारे ट वर्ग है, ट वर्ग हमारी मुर्दा से बोला जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला वाला देखो दोस्तों, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं। अब देखो दोस्तों, पहले बताओ स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे 25 होते हैं, यानी क से लेकर म तक के जो व्यंजन वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी 5 वर्गों के सभी व्यंजन, यानी क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर, त वर्ग के 5 अक्षर, प वर्ग के 5 अक्षर, ये 25 वर्ण है ना, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का। क्योंकि दोस्तों इसमें देखो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ये र ल व है, ये र ल व, ये 4 क्या दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जाएगा। देखो इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखो दोस्तों क वर्ग और है तथा अ आ ये कंठे वर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है, का भी क्या है, कंठ है। चाहे छोटा अ हो चाहे बड़ा आ हो, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ। ये सही है दोस्तों हमारा। अगला देखते हैं दोस्तों, हाँ, समस्त स्वर आघोष वर्ण है। समस्त स्वर दोस्तों क्या आघोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं दोस्तों, नहीं, समस्त स्वर सघोष या घोष वर्णों के अंतर्गत गिने जाते हैं। आघोष वर्णों में तो केवल वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों से ये आघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। ड और ड वो ये क्या मानते हैं, ये भी दोस्तों के 2 वर्ण के दोस्तों ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी स्वर क्या है दोस्तों सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमारा 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखो दोस्तों क्या है दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक से तात्पर्य, ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड में आ चुका है दोस्तों। देखो दोस्तों
इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं दोस्तों। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों हमारे? ये कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों हमारे? ये भी क्या है? कंठ है। अब देखो दोस्तों, ई यानी छोटा ई, छोटे ई और बड़े ई का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? इनका तालु है। उसी प्रकार दोस्तों ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों हमारे? ये कंठ है। उसी प्रकार दोस्तों ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? होठ है दोस्तों। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है वो सवर्ण कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ ये परस्पर सवर्ण स्वर है दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ई और बड़ी ई ये भी क्या है? सवर्ण स्वर है, क्योंकि इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान समान है। जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है तो वो सवर्ण स्वर कहलाते हैं। देखो ओ और औ भी सवर्ण स्वर है दोस्तों। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगला ऑप्शन है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है। जैसे ए में दोस्तों एक मात्रा का समय लग रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आ में दोस्तों दो मात्रा का समय लग रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का दोस्तों। ओ और औ भी सवर्ण स्वर है दोस्तों। नहीं, ये दो समान स्वरों से मिलकर नहीं बने, ये दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं दोस्तों। और इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। देखो दोस्तों, एक तो होता है दोस्तों मेरे पास ओ। अब देखो दोस्तों, ओ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? कंठ और तालु, क्योंकि ओ किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ओ बनता है दोस्तों ए प्लस ई से मिलकर बनता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान जो क्या है हमारे? इसमें कंठ है। ई का उच्चारण स्थान हमारे क्या है दोस्तों? तालु। यानी इन वर्ण का, यानी इस वर्ण का उच्चारण स्थान समान नहीं है। इस वर्ण का उच्चारण स्थान समान नहीं है। ये दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से मिलकर बना है। ये कंठ और तालु से मिलकर बना है। यानी जिन वर्ण का उच्चारण स्थान समान है, जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान समान है तो वो सवर्ण स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन यही है। आज अपन अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप दोस्तों मुझे निस्संदेह पूछ सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि दोस्तों।